हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमने किसके पे बात करनी है? प्राइमरी कंसोलिडेशन पे। इसकी हमने किस पे बात करनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करनी है। सो अब पहली हमारी है यहाँ पर सेटलमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब पहला हमारा है सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व। तो अगर हम इसको देखें तो यह मान लो हमारा ये ग्राफ है। किस किस के बीच में है ये? तो यह हमारा यहाँ पर टाइम है और यहाँ हमारी क्या है? सेटलमेंट है। ये सेटलमेंट है। तो कर्व कैसा होगा वो अगर हम देखें तो ये जो कर्व है ऐसा, ये हमारा होता है क्ले का, और ये वाला कर्व हमारा है सैंड का। अब इस कर्व से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पहला पॉइंट ये है कि जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन होगा वो सैंड में ज़्यादा होगा, क्ले में कम होगा। बट सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगी? सेटलमेंट क्ले में बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सैंड। तो हमारे पास ये दो पॉइंट आए, इनको लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है वो ज़्यादा होगा, इज मोर इन सैंड ड्यू टू हाई परमिएबिलिटी। और सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगी? तो सेटलमेंट इन क्ले इज मोर। अब ये ज़्यादा क्यों होंगी? इज मोर ड्यू टू वॉइड रेशियो, या हम कह देते हैं पोरोसिटी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन सैंड में ज़्यादा होगा और सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगी? हमारी क्ले में ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। सो सेकंड पॉइंट है हमारा वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहां पर एक बात आती है हमारी, एक होता है हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि लोडिंग पहली बार लग रही है, यानी कि हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट लोडिंग है वो ज़्यादा है पास्ट लोडिंग से। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि जो प्रेजेंट लोडिंग है, पहले अगर लोडिंग लगी हुई है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो अब लोडिंग लगेगी, यानी कि प्रेजेंट लोडिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पास्ट लोडिंग। तो उस सोयल को हम बोल देते हैं कि वो कैसी सोयल है? हमारी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल है। अब इस सोयल का हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। किसके बीच में हमारा ग्राफ बनेगा? ये वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में। वॉइड रेशियो हम लेंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो वॉइड रेशियो, और यहाँ पर होगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। अब नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारा कनकेव बनता है, कनकेव अपवर्ड। तो इसको हम बनाते हैं कुछ ऐसे। ये किसका ग्राफ है? हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का है। तो लेट से यहाँ पर जो वॉइड रेशियो है वो ई नोट है, और यहाँ कहीं पर लेट से जो वॉइड रेशियो है वो ई है, E1 है। और यहाँ पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस था वो सिग्मा नोट था, और यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 बार है। तो इसका हम अब क्या कर सकते हैं? जो इसकी स्लोप होगी, यानी कि स्लोप ऑफ दिस कर्व, वो क्या होगा? सो स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी इक्वल टू ई नोट
तो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई क्या है ई नोट माइनस ई वन, और डी एक्स क्या है सिग्मा नोट माइनस सिग्मा वन। तो वही लिख लेते हैं ई नोट माइनस ई वन डिवाइडेड बाय सिग्मा नोट बार माइनस सिग्मा वन बार। तो जो ये स्लोप है इसको, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो वो लिख लेते हैं अब। सो यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या आया, वो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वी से, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा सिग्मा बार। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम क्या करें, यहाँ पर कर्व कैसा था हमारा, कनकेव था, कर्व्ड था। अब अगर इसको लीनियर करना है तो हम सेमी लॉग स्केल पर इसी को ड्रॉ करें। तो सेकंड हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट आता है हमारा वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें, तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो यानी कि हम एक्स एक्सिस तरफ क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, और इधर हमने लिया वॉइड रेशियो। तो अब ये कर्व कैसा आएगा, ये लीनियर आएगा। तो ये हमारा ऐसे लीनियर आ जाता है, लीनियर यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या आया हमारा, स्ट्रेट लाइन आया। तो अब इसकी अगर हम स्लोप देखें, तो इस कर्व की अगर हम स्लोप देखें तो वो स्लोप क्या होगी, सो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा ई, यानी कि स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई क्या होगा, ये जो डेल्टा ई यहाँ पर आ रहा होगा, अगर हम ये कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा मान लो ई नोट है, ये हमारा ई वन है, यहाँ पर ये लॉग ऑफ सिग्मा नोट है, और इधर हमारा लॉग ऑफ सिग्मा वन है, यहाँ पर हमारा क्या है लॉग ऑफ सिग्मा वन, और ये क्या है लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो इस केस में इसकी स्लोप क्या निकलेगी, इसकी स्लोप हमारी बनेगी ई नोट माइनस ई वन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सिग्मा नोट बार माइनस लॉग ऑफ सिग्मा वन बार। तो अब ये जो है हमारा स्लोप, इसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स। तो ये इसका नाम दे दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, या हम बोल देते हैं इसको कंप्रेशन इंडेक्स। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया सी सी इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई वन डिवाइडेड बाय लॉग। तो एक्चुअली ये जो हम कर्व लेते हैं ये लॉग पर लेते हैं, लॉग स्केल पर लेते हैं। तो इधर हमारा क्या आएगा एल ओ जी लॉग आएगा, लॉग लॉग। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा लॉग है, और इधर भी हमारा क्या है लॉग है। तो यहाँ पर आएगा हमारा लॉग सिग्मा वन बार डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट बार। तो ये हमारा बन गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो अब सी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ए वी, जो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज आते हैं हमारे इम्पीरिकल। फर्स्ट हमारा है कि अगर हमारी कैसी है अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले है, सो फॉर अनडिस्टर्ब्ड सेंसिटिव क्ले जो हमारा फॉर्मूला है वो है सी सी इज इक्वल टू, ये तो हमारा ग्राफिकल रिजल्ट था, अब कुछ इम्पेरिकल फार्मूलाज भी हैं। तो अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले के लिए हमारा फॉर्मूला है सी सी इज इक्वल टू
0.009 WL माइनस 10। अब यहाँ WL क्या है? सो WL यहाँ पर हमारी लिक्विड लिमिट है। सो WL इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज। अब नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा किसके लिए? रिमोल्डेड क्ले के लिए। सो फॉर रिमोल्डेड क्ले हमारा रिजल्ट आता है CC इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 10, या हम ले लेते हैं यहाँ पर 0.007 WL माइनस 7। अब यहाँ पर WL वही लिक्विड लिमिट है, और ये किसके लिए था? ये रिमोल्डेड क्ले के लिए था। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर ऑर्गेनिक क्ले। तो ये हमारे एम्पिरिकल रिजल्ट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिमोल्डेड क्ले का, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले के लिए, दैट इज़ 0.009 इंटू WL माइनस 10। अब ये ऑर्गेनिक क्ले के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या ये? CC इज इक्वल टू 0.0115 एंड हेयर WN। अब यहाँ पर जो WN है वो लिक्विड लिमिट नहीं है। WN क्या होता था? हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट। तो यहाँ पर जो WN है वो क्या है? नेचुरल वाटर कंटेंट। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट थे। अब हम आते हैं हमारे अब ये जो हमने कर्व ड्रॉ करे हैं ये किसके लिए किए हैं? ये एक्चुअली हमने किए हैं हमारे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। अब हम पढ़ेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या होता है वो देखते हैं। सो इधर हम देखते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। सो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, इसमें क्या हो रहा है कि जो लोडिंग होगी वो पास्ट की लोडिंग ज़्यादा है प्रेजेंट की लोडिंग से। मतलब पहले ही पास्ट में लोड ज़्यादा लगा है एज़ कंपेयर टू प्रेजेंट। तो सिंपल हम लिख देंगे कि प्रेजेंट की लोडिंग कम है, प्रेजेंट लोडिंग जो हमारे सॉइल मास पर लग रही है वो कम है एज़ कंपेयर टू पास्ट लोडिंग। तो अब यहाँ पर कैसा बनेगा कर्व वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, वो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उस कर्व की जो किसके बीच में है? वॉइड रेशियो। यहाँ पर वॉइड रेशियो है और यहाँ पर हमारा क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या हो रहा है कि पास्ट लोडिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या थी कि प्रेजेंट लोडिंग ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू पास्ट। तो अगर हम पास्ट लोडिंग को ड्रॉ करें तो उसमें तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड ही होगा, तो इसको हम बोल देते हैं नॉर्मली कंप्रेशन कर्व। सो ये हमारा कुछ बनता है ऐसा। अब क्या हो रहा होगा? अब प्रेजेंट की लोडिंग कम है, तो प्रेजेंट की लोडिंग कम है यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हुआ? कम हुआ। सो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हुआ। अब लेट से अब क्या हुआ दोबारा कि लोडिंग हमने बढ़ा दी। तो लोडिंग बढ़ाएंगे अगर तो कर्व फिर ऐसा जाके ऐसा जाएगा। तो अगर हम इसको समझें तो ये कंडीशन है हमारी पहली, फर्स्ट, और ये फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? नॉर्मल कंप्रेशन कर्व इसको बोल देते हैं हम, या वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोल देते हैं। तो पहला जो हमारा कर्व है वो क्या है? वर्जिन कंप्रेशन कर्व है। मतलब कभी पास्ट में लोडिंग लगी होगी, उससे पहले सॉइल हमारी अनडिस्टर्ब थी, तो वही हमारा क्या है? ये एक तरह से नॉर्मली कंप्रेशन कर्व है जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल में हमने पहले देखा। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि अब क्या है? डिस्टर्ब हो गई सॉइल। अब हमने लोडिंग कम कर दी, जैसे हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को कम किया यानी कि लोडिंग कम होगी। तो अब हमारा सेकंड स्टेज बन जाएगी ये, जिसमें क्या हुआ? इफेक्टिव स्ट्रेस कम हुआ। तो जो सेकंड है ये हमारा क्या है? ये एक तरह से हम बोल देते हैं इसको रिबाउंड और स्वेलिंग कर्व। सो रिबाउंड
या हमारा क्या है, ये स्वेलिंग कर्व है। अब हम लोडिंग लगाएंगे, लोडिंग कम हो गई है, अब हमने लोडिंग लगाई तो ये हमारा क्या हुआ, थर्ड कर्व हुआ, और ये हमारा जो थर्ड कर्व है ये हमारा क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड कर्व है। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवर कंसोलिडेटेड कर्व, जिसमें हमारी जो प्रेजेंट लोडिंग है वो कम है एज कंपेयर टू पास्ट लोडिंग। अब क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये लोडिंग एक्सीड कर जाएगी पास्ट लोडिंग से, तो वो हमारी कंडीशन बनेगी फोर्थ, और दोबारा फिर क्या होगा, वही नॉर्मली कंप्रेशन कर्व आ जाएगा। तो फोर्थ हमारा वही कन्वेक्स कर्व है, कनकेव कर्व है सॉरी। सो ये है हमारी क्या, नॉर्मली कंप्रेशन कर्व। जब हमारा क्या हो रहा है, जो पहले पास्ट लोडिंग थी उससे भी ज़्यादा हमने लोडिंग अप्लाई कर दी, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मली कंप्रेशन कर्व है। तो इसको समझना ज़रूरी है। ये ग्राफ किसके बीच में था, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में था। यहाँ पर जो हमारी थर्ड स्टेज है जिसमें क्या हो रहा है कि जो लोडिंग है हमारी, देखो ये हमारी क्या थी, पास्ट लोडिंग थी जहाँ यहाँ तक। अब इसमें क्या है, हमारी प्रेजेंट लोडिंग कम है, प्रेजेंट लोडिंग हमारी कम है, कम है, कम है, कम है। तो क्योंकि प्रेजेंट लोडिंग हमारी कम है तो ये कैसी स्टेज आई हमारी, ये वाली थर्ड स्टेज कैसी आई, ओवर कंसोलिडेटेड आई। अब क्या हुआ कि पास्ट लोडिंग से हमारी प्रेजेंट लोडिंग एक्सीड कर गई, तो जब प्रेजेंट लोडिंग ज़्यादा हो जाती है तो कैसा बनता है, हमारा नॉर्मल कंप्रेशन कर्व बनता है। तो दोबारा क्या हुआ, कनकेव कर्व बना, और यही फर्स्ट स्टेज में हुआ था जब अनडिस्टर्ब थी हमारी सोइल। अब ये बीच में क्या हुआ, ये रिबाउंड और स्वेल कर्व आया। तो ये हमारे कर्व्स हैं। अब ये तो किसके बीच में था, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में था। अगर हमने इसी कर्व को शो करना है हमारे वॉइड रेशियो और लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, तो यहाँ पर हमारा क्या है, वॉइड रेशियो है, और यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो इसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो अब हमने देखा था कि नॉर्मल कंप्रेशन कर्व में लीनियर आता है इस केस में, बट अगर हमारा ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज है तो इसमें ये स्लाइटली कन्वेक्स आता है। तो अगर हम देखें तो ये लेट से हमारा वॉइड रेशियो E2 है, और यहाँ पर हमारा क्या है, लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार है। सो अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले कन्वेक्स आएगा, स्लाइटली कन्वेक्स आएगा, स्लाइटली कन्वेक्स, एंड देन लोडिंग एक्सीड कर जाएगी तो फिर यहाँ से ऐसे लीनियर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, ये पास्ट लोडिंग रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है हमारा लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा पास्ट लोडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या है, पास्ट लोडिंग। अब इससे जब कम रहेगी, अगर इससे कम रहेगी तो क्या है हमारा स्लाइटली कन्वेक्स, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा ओसी स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनसी स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेट से यहाँ E1 है। सो ये है हमारा वॉइड रेशियो और लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर एक रेशियो आता है हमारे पास, उसको देखते हैं अब हम। सो वो रेशियो क्या है, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। इससे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दैट इज AV एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमने बात करनी है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन क्या है, सो इसमें क्या है, ये भी एक तरह से स्लोप ही होगा। सो जो अभी हमने कर्व ड्रॉ किया उसका अगर हम स्लोप लेते हैं, ये किस केस में है, रिकम्प्रेशन, ये OC स्टेज पे बात हो रही है। जब हम OC स्टेज में काम कर रहे हैं, तो OC स्टेज में जब हम काम कर रहे हैं तो E2, अगर हम इस कर्व की बात करें, इस कर्व में अगर हम बात करें तो ये E2 था, ये E1 है, और ये सिग्मा नॉट और ये सिग्मा 1। तो इस कर्व की हम क्या निकालेंगे, अगर स्लोप निकालते हैं जो कि कन्वेक्स है,
तो वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन होता है। तो हम उसी को लिखेंगे अब। यहाँ अगर हम लिखते हैं, सो कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय log ऑफ सिग्मा नॉट बार माइनस log ऑफ सिग्मा 1 बार। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट, ये एक तरह से स्लोप ही है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CR से। ये हमारा हो जाएगा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय log ऑफ सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट बार। अब यहाँ अगर हम देखें, जो सिग्मा 1 बार है वो क्या है, पास्ट लोडिंग है, और सिग्मा नॉट बार क्या है, प्रेजेंट लोडिंग है। तो वो भी लिख लेते हैं कि जो सिग्मा 1 बार रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, हमारा पास्ट लोडिंग है, और जो सिग्मा नॉट बार है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट लोडिंग है। और पास्ट लोडिंग पर जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है, वॉइड रेशियो है, वो हमारा है E1, और प्रेजेंट लोडिंग पर हमारा है E2। तो ये हमारा बनता है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। नेक्स्ट टर्म हमारी जो है वो है ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, इसको हम बोल देते हैं OCR। और ये OCR क्या होता है, मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। OCR इज इक्वल टू मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। ये हमारा क्या होता है, OCR होता है। अगर हमारा OCR ग्रेटर देन 1 है तो क्या है कि मतलब पास्ट की लोडिंग ज़्यादा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा OC स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारा OCR इक्वल टू 1 है तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज को, क्योंकि उसमें हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से अनडिस्टर्ब्ड है, तो पास्ट और प्रेजेंट बराबर है। और अगर हमारा OCR लेस देन 1 हो जाता है, तो वो रिप्रेजेंट हमारा करता है अंडर कंसोलिडेटेड स्टेज, अंडर कंसोलिडेटेड स्टेज। तो ये जो ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज है ये कहाँ कहाँ आती है, जैसे रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन लोड, हम रिमूव कर रहे हैं कोई लोड, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, या फिर डेसिकेशन ऑफ क्ले, यानी कि एक तरह से ड्रॉट, क्ले क्या कर जाती है, सॉलिड स्टेज गेन कर जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज के। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने कोफिशिएंट्स पढ़े हैं। हमने अभी तक 3 कोफिशिएंट पढ़े हैं। एक हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, और तीसरा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। देखते हैं कोएफिशिएंट्स। पहला हमारा कौन सा है, पहला है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल हमारा है AV। यहाँ पर हम लिखेंगे AV, और यहाँ इसका हो जाएगा फॉर्मूला, और इधर हो जाएगी इसकी यूनिट। तो बात करें अगर हम कंप्रेसिबिलिटी AV की, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ये हमारा वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में कर्व था, और उस कर्व की स्लोप हमारी कंप्रेसिबिलिटी देती थी। AV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो वॉइड रेशियो तो डायमेंशनलेस है, और इफेक्टिव स्ट्रेस की हमारी होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ये हमने पहला कोफिशिएंट पढ़ा था। दूसरा हमारा क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या था,
हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम सी से, और इसमें क्या था, हम डेल्टा ई डिवाइडेड बाय जो स्लोप थी वो किसके बीच में थी, जो वॉइड रेशियो था एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। सो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, लॉग आएगा बेस 10 पर, दैट इज यहाँ पर हो गया हमारा सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट बार। अब इधर ये देखना है कि ये जो कंप्रेशन है ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज के लिए है, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज के लिए तो जो यहाँ पर सिग्मा 1 है, अब अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इधर जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 बार है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिग्मा नोट क्या है, हमारा पास्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एनसी स्टेज के लिए था, तो इधर क्या है हमारा प्रेजेंट क्या था, ग्रेटर देन पास्ट था। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ क्या बन गया, जो अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो ऊपर भी यूनिटलेस है और नीचे भी यूनिटलेस है, तो ये क्या है हमारा यूनिटलेस है। तो ये था हमारा सेकंड कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड कोफिशिएंट की। सो थर्ड हमारा कोफिशिएंट है रिकम्प्रेशन। अब रिकम्प्रेशन था हमारा ओसी स्टेज के लिए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी आर से, और ये भी फॉर्मूला तो सेम दिखेगा बट स्टेजेस अलग अलग हैं। सो यहाँ पर भी क्या है, लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट बार, ये भी क्या है यूनिटलेस है। अब ये इसकी कहानी क्या है कि ये किसके लिए है, ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज के लिए है, या हम बोलते हैं ओसी स्टेज। अब ओसी स्टेज में क्या है कि पास्ट लोडिंग ज़्यादा थी एज कंपेयर टू प्रेजेंट, तो उस वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर सिग्मा 1 बार है ये हमें बताता है पास्ट, और सिग्मा नॉट बार जो है वो हमें बता रहा है प्रेजेंट। तो ये हमारा क्या है, रिकम्प्रेशन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।